कार्बन डाइऑक्साइड किसकी बात करेंगे बेटा? ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जी बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है कितने फॉर्म में? 3 फॉर्म में। ठीक है, यस सर। अब हम जब बात कर रहे थे कि भाई किसी का भी डिफ्यूजन होगा वो किन 3 चीजों पर डिपेंडेंट होगा बेटा, बताना जरा। भाई गैसेस का अगर डिफ्यूजन होगा तो गैसेस के कौन से पैरामीटर थे जो कि डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स? एक तो भाई उसकी सॉल्युबिलिटी, हाँ या ना, है ना, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर एंड थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ये थे ना। यस सर। तो यस सर। याद करो कि जो CO2 ट्रांसपोर्ट होगी तो CO2 विल बी इजियर टू ट्रांसफर बिकॉज ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि भाई कौन सी गैस ज्यादा आसान होती है ट्रांसपोर्ट करने में, तो आप बताएंगे कौन सी गैस ज्यादा आसान है? CO2। O2। मैंने कब कहा O2? CO2, CO2 because CO2 is highly soluble than O2। अब बात समझ में आई? यस सर। यस सर। CO2 is easier to transport because of its higher solubility। जो सॉल्युबिलिटी है वो CO2 की ज्यादा है, इस वजह से CO2 का ट्रांसपोर्ट आसान होता है। ठीक है, 3 तरीके हैं ट्रांसपोर्ट करने के। पहला, कैसे ट्रांसपोर्ट हो सकती है? डिसॉल्व स्टेट में। ठीक है बेटा, कैसे डिसॉल्व स्टेट में? प्लाज्मा में। ठीक है, कितना परसेंट होता है? 5 to 7% इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में 5 से 7% ही डिसॉल्व स्टेट में जाती है। दूसरा है बेटा एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन 20 से लेकर 25% ही जाता है एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, यस। ठीक है, चलिए अगला, बाई कार्बोनेट। ठीक है, यस सर। अप्रोक्सीमेटली 70% CO2 is transported as बाइकार्बोनेट। ठीक है, 70% CO2 आपकी कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। क्लियर है बेटा? यस सर। इसको लिख लो। डन सर। डन सर। डन सर। ठीक, सबने लिख लिया? नो सर। लिखो देवेश, जल्दी जल्दी लिखो। डन सर। हो गया ना डन सबका? सर। यस सर। ठीक है, देखिए बेटा, अभी क्या है कि आपके पास क्या है? CO2 है और टिश्यू है, ऐसे ऐसे दिमाग में चलेंगे। ठीक है, अब CO2 क्या करा, किसने प्रोड्यूस करी? टिश्यू ने। ठीक, ये CO2 चला गया किसके पास? RBC के पास। ठीक है बेटा, RBC में क्या था? CO2 को मिला वाटर। क्या मिला बच्चों? वाटर। ठीक है, वाटर के साथ जुड़ के CO2 ने बनाया H2CO3। क्या बनाया बेटा? H2CO3। H2CO3। इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा एसिड। इसको? कार्बोनिक। कार्बोनिक एसिड। This reaction is carried out by the enzyme known as carbonic
एनहाइड्रेस। क्लियर Yes, sir. Yes, sir. है ना? सबसे ज्यादा आरबीसी में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है बेटा? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, CO2 कहां से निकला बच्चों? ये कहां से है CO2? फ्रॉम द Tissue. dissolve into the RBC, and in the RBC the CO2 combines with water and form carbonic acid. ठीक है बेटा, Yes, कितनी sir. बात हुई? Yes, sir. अब जब आरबीसी के पास जाती है और इसको डिसएसोसिएट होना होता है तो क्या करती है? ये डिसएसोसिएट हो जाता है कार्बोनिक एसिड। ध्यान से देखना, दिस कार्बोनिक एसिड डिसएसोसिएट इनटू एचाइन प्लस HCO3। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? Yes, Yes. sir. अब जरा एक चीज हम देखेंगे, एक बनाएंगे बढ़िया सा। ये क्या बनाया हमने? RBC. RBC. ये बना लिया हमने आरबीसी। ठीक है, अभी क्या हुआ यहाँ पर? हमारे पास ये टूट गए ना, हमारे पास क्या मिल गया यहाँ पर? HCO3 नेगेटिव 03 प्लस HI। ये आरबीसी में है, ये सब कुछ आरबीसी में। ठीक है, और CO2। ठीक है, ये और बाकी क्या है? एक थोड़ा कलर चेंज करेंगे थोड़ा समझने के लिए। अब ये क्या है? व्हाट इज दिस? प्लाज्मा, Plasma. है ना? ये क्या है आपका? प्लाज्मा। ध्यान से सुनिए। RBC. ठीक है, अब ये जो HCO3 जो आपका आरबीसी में था वो कहाँ निकल के भाग गया? Plasma में. प्लाज्मा। ठीक है बच्चों, कहाँ आ गया? HCO3 प्लाज्मा में आ गया। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब HCO3 क्या करता है? प्लाज्मा में होते हैं आयंस। कौन सा आयन? सोडियम आयन, And है ना? इनके साथ कंबाइन करके बनाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बनाता है बच्चों? sodium bicarbonate. Bicarbonate. सोडियम बाइकार्बोनेट। तो 70% तो ट्रांसपोर्ट हो गया। कैसा? सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, अभी क्या होता है जब यहां से HCO3 निकलता है, किस में चला जाता है बच्चों? Plasma में. प्लाज्मा में। तो आयनिक बैलेंस बिगड़ता है। ठीक है, आयनिक बैलेंस बिगड़ता है। इस आयनिक बैलेंस को पूरा करने के लिए, ध्यान से सुनना, इस आयनिक बैलेंस को पूरा करने के लिए यहां से एंटर होने लगते हैं क्या? Cl negative. क्लोराइड आयंस। क्या एंटर होते हैं बच्चों? Chloride ion. Chloride. यहां से एक नेगेटिव आयन इधर आया था प्लाज्मा में, यहां से कौन चला गया? Chloride ion. क्लोराइड आयन। कौन शिफ्ट हुआ? क्लोराइड। कौन शिफ्ट हुआ प्लाज्मा में से आरबीसी में? कौन शिफ्ट हुआ बेटा? Chloride. क्लोराइड। Chloride. क्यों शिफ्ट हुआ? क्योंकि इसको वहां का आयनिक बैलेंस या आयनिक कंसंट्रेशन बैलेंस करना था। ठीक है, ये जो फिनोमेना है जिसमें क्लोराइड आयन शिफ्ट होके आरबीसी के अंदर चला जाता है टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस, इसको हम लोग बोलते हैं हैमबर्गर फिनोमेना। वेरी गुड साहिल। दूसरा नाम क्लोराइड। क्लोराइड शिफ्ट। समझ में आया? थोड़ा और एक्सप्लेन करें इसको, फिर सर। आगे समझ. Yes. एक बार और कर दें। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो बच्चों, हमने ये बताया था शुरू से देखना कि आपके आरबीसी में क्या फॉर्म हुआ? HCO3। इतनी बात समझ में आई? क्या फॉर्म हुआ बेटा? HCO3. 3. है क्या ये HCO3? Bicarbonate. Bicarbonate. कार्बोनेट है। ठीक है, क्यों फॉर्म हुआ था? बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कार्बोनिक एसिड। इतनी बात तो क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कैसे? टूटने की वजह से, कार्बोनिक एसिड के टूटने की वजह से आपका बाइकार्बोनेट फॉर्म। ये बाइकार्बोनेट कहाँ चला जाता है? Plasma में. प्लाज्मा में। कहाँ चला गया? प्लाज्मा में। प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन बढ़ता है। ठीक है, और आरबीसी से घटता है। ठीक है, इसी कंसंट्रेशन को या आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए प्लाज्मा में से निकल के आरबीसी के पास कौन जाने लगता है? Chlorine. Chloride. ठीक है,
ये जो फिनोमेना है जिसने कि आयनिक बैलेंस को मेंटेन करा, इसको हम हैम्बर्गर इफेक्ट भी कहते हैं और क्लोराइड Shift. शिफ्ट भी कहते हैं। क्लियर है बच्चा? Yes. Yes, sir. समझ में आया सबके? Yes, sir. Yes, sir. बना लो। Done, sir. Done, sir. Done, sir. डन? Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? No, No, sir. No, sir. क्लियर है ना सबको बेटा? Yes, sir. Yes. Sir. चलिए। चलिए कल का देखें कितना याद है। गुड इवनिंग पायल। देखिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, वन डोंट बी वन हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन कैरीज हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ O2? A, B, C, D। ठीक है। नंबर 1 1, नंबर 2 2, नंबर 3 3 एंड नंबर 4 4। ठीक है, ये रहे बच्चों आपके पोल। नहीं, आप इसे पोल पे आंसर दो बेटा। ठीक है, जो पोल मिला है। Done, sir. कर लो कर लो कर लो, बाकी बच्चों करने दो। आराम से करो, पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद करो, है ना। अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, टाइम है अभी। Done, sir. करो करो, अभी करो। हो गया बच्चों? Yes, sir. चलिए ठीक है। कितने होंगे बेटा आंसर क्या इसका? Sir, 4. 4। जल्दी से, जो बच्चे थोड़ा लेट हो गए थे, पहली स्लाइड देख लो, इससे पहले वाली, ये पहली स्लाइड है। ओके बेटा, इसके बाद ये दूसरी स्लाइड है। Done, sir. ओके, फर्स्ट वाली दिखाना। देखो। Done, sir. Thank you, sir. ओके बेटा, चलिए अब हम आगे बात करेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट इसमें कुछ, ये क्या हुआ? अच्छा, ये स्लाइड पे दिखानी। हम्म हाँ जी, चलिए अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट इज बोर इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है बेटा? बोर इफेक्ट। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिएगा, आसान है, इतना मुश्किल है नहीं, बस याद रखना है आपको कि बोर इफेक्ट क्या है। बोर इफेक्ट, ठीक है बच्चों। ये बोर इफेक्ट इस तरीके ध्यान रखिए, बोर ने क्या कहा। आपको मालूम है भाई, एक आरबीसी है, ठीक है, इसके पास कौन से पिगमेंट है बेटा? हीमोग्लोबिन के, ठीक है। और इसकी एफिनिटी दोनों से है, किसके साथ भी ऐसे मोहब्बत? O2 से भी, O2 and CO2. Carbon dioxide. CO2 O2 से, and CO2. है ना। पर ये है कि भाई कभी बढ़ जाती है, कभी घट कम हो जाती है। जाती मतलब हो सकता है O2 के लिए अभी बढ़ी हो, या CO2 के लिए बढ़ जाए, या O2 के लिए घट जाए। ठीक है बेटा। अब इसमें हम याद क्या रखेंगे कि हमें दोनों में क्या याद रखना है कि इसमें एफिनिटी कम होगी, डिक्रीज एफिनिटी, डिक्रीज एफिनिटी टू O2। किसके लिए घटी? O2. O2 के लिए, है ना। क्यों घटी? ड्यू टू लो पीएच। क्या हुआ?
पीएच लो आपका लो लो हो गया। क्यों? बाय द इंक्रीज ऑफ CO2 कॉन्सेंट्रेशन। बहुत आसान सी बात है जो हम समझ रहे हैं। भाई अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो O2 के लिए एफिनिटी कम होगी। यस सर। Yes, Yes, है ना sir. बच्चों? मान लो PO2 आपका है 40 और PCO2 है आपका 45। ठीक है, अब ये बच्चा है अपने पास ये है RBC। ठीक है, और ये छोटे छोटे उसमें क्या है, हीमोग्लोबिन। तो भाई अब ये क्या सोचेगा? कुछ नहीं सोचेगा। किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है? CO2। CO2 का, है ना? CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो किसके साथ कंबाइन कर जाएगा? CO2 के साथ। ठीक है, CO2 के कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से O2 से एफिनिटी कम होना, ये क्या कहलाता है? बोहर Bohr इफेक्ट। effect. बोर इफेक्ट। ये पता था ऑलरेडी हमें। थोड़ा सा और आप याद रखने की कोशिश करें, क्या हो जाता है साथ साथ? पीएच लो हो जाता है। लो हो जाता है, बस डिक्रीज एफिनिटी हो जाएगी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No, sir. चलो अगला हम समझ लेते हैं इसमें हेरेडेन इफेक्ट। ठीक है, उल्टा कर दो बेटा। क्या कर दो इसका? जस्ट उल्टा। डिक्रीज एफिनिटी टू CO2 ड्यू टू हाई pH बाय इंक्रीज इन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ O2। O2। बिल्कुल उल्टा याद रखेंगे हम कि हेल्डन इफेक्ट क्या है। एक याद कर लो कोई भी, है ना, उसका उल्टा कर लो। हेल्डन याद कर लो तो बोर उसका उल्टा कर देना, बोर याद कर लो तो हेल्डन उल्टा कर लो। ठीक है, अब हम क्या Yes, कह रहे हैं? डिक्रीज एफिनिटी टू CO2। CO2 ड्यू टू हाई High pH। High pH. ठीक है, बाय द इंक्रीज ऑफ, O2 O2 concentration। O2 concentration. वेरी concentration. गुड, बाय द इंक्रीज ऑफ O2 कंसंट्रेशन। ये हो गया हमारा हेल्डन इफेक्ट। कोई दिक्कत बच्चा लोग? नो सर। No, sir. नहीं ना? बाय द इंक्रीज ऑफ O2 कंसंट्रेशन लिख लिए बच्चा इसमें। Done, sir. ठीक है, अब जरा मुझे एक थोड़ा सा आपको एक एक्स्ट्रा लाइन लिखाऊंगा, समझाऊंगा पहले तो। ठीक है, आप मुझे बताएं कि कहां पर, ध्यान ध्यान से सुनना, पूरा दिमाग में इस तरीके से अपने रखना, एल्वेलाई, ब्लड, टिश्यू, ये तीन चीजें अपने दिमाग में रखेंगे आप। ठीक है, मुझे आप बताएं किस जगह पे आपका O2 से एफिनिटी कम हो जाएगी बोर्स इफेक्ट? एल्वेलाई में, ब्लड में, या फिर टिश्यू में? बताएं। हाँ बेटा, भाई टिश्यू में ही तो वो किसको O2 देगा? वो टिश्यू को देगा ना, Tissue. है ना? तो ये कहां पर बोर इफेक्ट देखने को मिल जाएगा? टिश्यूज में। Tissues में. टिश्यू में, है ना? टिश्यू से क्या लेना शुरू करता है वो? CO2। तो यानी CO2। कि CO2 के साथ बाइंडिंग कर रहा है और क्या दे देता है? O2। यानी कि O2. O2 के साथ छोड़ रहा है, यानी कि एफिनिटी कम हो रही है। क्लियर? यस और सर। लंग्स से क्या लेके आएगा? O2। तो यानी कि लंग्स में किसके साथ एफिनिटी देखने को ज्यादा मिलती है? O2 के साथ, CO2 के साथ कम। क्लियर? यस सर। चले, अभी कुछ कंफ्यूजन तो पूछ लो मुझसे, मैं इसको और भी तरीके से समझा सकता हूँ। देखो मैं एक और तरीके से समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना। यहाँ छुटकू सा बना रहे हैं आपको, स्क्रीन पे विजिबल है ये एल्वेलाई है, यस सर। दिख रहा है? और किसको बोल रहे हो देवेश? बेटा सर आपको नहीं से वो किसी और से क्यों बोल रहे? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, ये आपका एल्वेलाई है, ठीक है, और ये आपका ब्लड वेसल है ना? और नीचे हम लोग बना ले टिश्यू,
Yes, sir. चलिए अब हम कलर डिफरेंट लेंगे क्योंकि हमने 3 कलर तो ले लिए। अब हम क्या करते हैं, प्रीफरेंस में जाके कलर चेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गया गुलाबी। ठीक है, हमारा पिंक कलर की हमने क्या बनाई, ऑक्सीजन। ठीक है, और ब्लू कलर की हमने बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, Yes, sir. अब मुझे ये बताएं, मान लीजिए ये इधर भी मैं बता दूं, यहाँ पर पिंक कलर से क्या है बच्चों, Oxygen. ऑक्सीजन, और ब्लू कलर से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब मुझे इतना बताओ बच्चा कि ये ऑक्सीजन कहाँ से ली इसने, Lungs से. लंग्स लंग्स से। में कहाँ से, एल्वेलाई से, Yes, sir. है ना, एल्वेलाई से ली। तो जब आपके यहाँ पर जो एल्वेलाई है, यहां से इसने ऑक्सीजन ली, यानी कि किसके साथ इन्हें इम्यूनिटी इंक्रीज कर ली, O2 के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसके साथ एफिनिटी डिक्रीज हो गई, CO2 के साथ. CO2 के साथ। तो जब भी डिक्रीज होगी एफिनिटी CO2 के साथ, उस इफेक्ट को क्या बोलोगे, इतना समझ में आया। Yes, sir. अभी ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को किसको दे देगा, टिश्यू को. टिश्यू को दे देगा। ये भैया लो टिश्यू तुम दे लो, छोटा छोटा दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी कि टूट रहा है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से छूट रहा है, तो एफिनिटी किसकी डिक्रीज हो रही है, O2 की. O2 की। जब भी एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन की डिक्रीज होगी, इसको क्या बोलोगे आप, कहाँ देखने को मिल रहा है आपको, In tissue. ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, No, sir. गुड। चलो उतार लिया, और नहीं उतारा तो उतार लो। Done, sir. Done, sir. सबने लिख लिया बेटा, Yes, यस sir. सर। दिक्कत तो नहीं किसी को बच्चों। No, sir. No any doubt. चलिए रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। देखो बच्चों, एक पॉइंट है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि भाई किस तरीके से रेस्पिरेशन रेगुलेट करता है। एक बात सुनो बच्चों, आप लोग खेलते कूदते सब होंगे, भागते दौड़ते होंगे, है ना, Yes, sir. आपकी ब्रीदिंग रेट तेज भी होता है जब आप दौड़ते हैं, Yes sir. है ना, यस सर। Heartbeat होती हार्ट बीट भी तेज होती है साथ में, है. Yes. है ना। तो हार्ट बीट तो तेज होगी होगी क्योंकि उसी को कैरी करना है सारा कुछ। Yes. अब ये बताओ, क्या वो तेज ही रहती है, ये थोड़ी नो बहुत सर। नॉर्मलाइज थोड़ी हो देर जाती है बाद ना, हो जाती है ना. नॉर्मल थोड़ी हो देर जाती है बाद सर, थोड़ी। नॉर्मल हो जाती है। या फिर अगर आपसे कोई कहे कि भाई आपको क्या करना है कि तेज सांस लेनी, तो आप ले सकते हो, बिल्कुल ले यस सकते Yes सर। sir. हो, है ना। तो रेगुलेशन आपका दोनों ही तरीके से हो जाता है, वॉलेंट्री भी रहता है और इनवॉलेंट्री। अगर हम बात करें ब्रेन में, ठीक है, हमारे ब्रेन में 3 सेंटर दे रखे हैं। कितने बच्चा, 3 सेंटर। 3 रेस्पिरेटरी सेंटर हैं, ध्यान से सुनना, 3 रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं, ठीक है, जो कि आपके ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट करेंगे। ठीक, Yes. पहला जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इतनी बात क्लियर, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर दोनों तरीके की होते हैं, एक इंस्पायरेटरी होता है और दूसरा एक्सपायरेटरी होता है। ठीक है, एक इंस्पायरेटरी सेंटर है और दूसरा इंस्पायरेटरी है। ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, सुना है नाम, Yes, sir. यस सर। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये क्या करता है, इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी रिदम सेंटर को रेगुलेट करता है, यानी कि नॉर्मल रेस्पिरेशन में इसका रोल होता है।
ठीक है बेटा, Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलिए दूसरा है आपका सेंटर जो है वो है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ब्रेन में एक और पार्ट होता है जिसका नाम है पॉन्स वेरोलाई। सुना है इसका नाम? Yes, sir. मेडुला के नीचे ही पार्ट है, ठीक है, पॉन्स वेरोलाई। ये क्या करता है? इट मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, क्या करेगा? अगर यहां से कोई इंपल्स जाएगा कहां पर? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि रिदमिक रेस्पिरेशन के रेट को कम कर सकता है। क्या कर देगा? इंस्पायरेशन के रेट को कम कर देगा। जैसे कोई बहुत तेज तेज सांस ले रहा है, अब उसको तेज सांस नहीं लेनी है, तो ये सिग्नल कहां से जाएगा? न्यूमोटैक्सिक सेंटर से। बात समझ में आई? Yes, sir. दोबारा समझा रहा हूं मैं। देखो बेटा, नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का सेंटर क्या है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, लोकेटेड इन मेडुला। Medulla oblongata. इतनी बात समझ में आ गई? Yes. ठीक है, अब कोई मान लीजिए कि बहुत तेजी से सांस ले रहा है, ठीक है, बहुत तेज तेज इंस्पायर कर रहा है, तो यहां से जो सिग्नल जाएगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर से, ये क्या करेगा कि उसकी रिड्यूस कर देगा रेट ऑफ इंस्पिरेशन को। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. भाई जितनी बार इंस्पायर करेगा उतनी बार ही क्या करेगा बच्चों? Expire. Expire. एक्सपायर करेगा। ठीक है, Yes, sir. ठीक, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं? No, sir. अच्छा, इतना समझ में, मैं 1 मिनट ये लिखा दूं, फिर मैं आ रहा हूं उसी बात पे जो बात मुझे बतानी है। ठीक है, ये कहलाता है आपका स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन। क्या कहलाता है बच्चों? ये स्विच ऑफ पॉइंट। Switch off point. ठीक है, यहां से जो सिग्नल जाएगा वो क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes. चलिए, इतना समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो, आपके ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में दो आपके सेंटर होते हैं या फिर ग्रुप होते हैं, जो ध्यान से सुनेंगे अब मेरी बात। ठीक है, पहला ग्रुप है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। कौन सा ग्रुप है बेटा? Dorsal Dorsal respiratory group. और क्या बेटा? और दूसरा है बेटा Ventral respiratory group. वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ठीक है, ये वाला जो ग्रुप है दैट रेगुलेट द नॉर्मल एक्सपिरेशन, सॉरी इंस्पिरेशन, जो भी है ब्रीदिंग रेट को, है ना, इसको मैं लिखा दे रहा हूं। क्या करेगा? ये नॉर्मल ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट करता है। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. और जो डिमांड आती है, जैसे कि आपको ज्यादा करना है, ठीक है, वो आपका किससे होगा? वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप से। तो मैं इसमें लिख दे रहा हूं कि रेगुलेट दी नॉर्मल रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा? क्या रेगुलेट करता है? Normal नॉर्मल respiration. रेस्पिरेशन। ठीक है, और ये रेगुलेट करेगा द डिमांड ऑफ बॉडी। आपको क्या है, मतलब कि ज्यादा करना है या कम है? ठीक है बेटा पायल? Yes, sir. चलिए लिख लीजिए। Done, sir. Done, sir. डन? Yes, sir. No, sir. Done, sir. सर ये सिर्फ
इतने होते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर्स ब्रेन में? और पढ़ा रहे हैं बेटा, जल्दी किस बात की है? ठीक है, यस सर, यस सर। चलें आगे बढ़ाएं। यस सर। Yes, sir. चलिए अगला देखें आप, कीमो सेंसिटिव एरिया। क्या लिखा था पहले? ए बी, अब सी लिख दे रहे हैं। कीमो सेंसिटिव एरिया। Area. अच्छा सुनिए, जो ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है ना, Yes, ठीक है, इसी के पास में एक कीमो सेंसिटिव एरिया होता है। कीमो का मतलब होता है बेटा केमिकल, ठीक। इस केमिकल को महसूस करता है, यानी कि जो भी केमिकल उसके पास आएंगे, फॉर एग्जांपल CO2 और H, ठीक है। अब मान लीजिए ये एक एरिया है, ये हमने बनाया, ये ठीक, ये हमने बनाया वो एरिया जहां पर आपका कौन सा है, न्यूमोटॉक्सिक एरिया एंड रेस्पिरेटरी रिदम्स एरिया। यहीं पर पास में क्या है, एक और एरिया है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? Chemosensitive area. वेरी गुड, कीमो सेंसिटिव एरिया। ये सेंसिटिव है केमिकल्स के लिए, फॉर एग्जांपल CO2 और H, ठीक है। अब मान लीजिए बॉडी में किसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है? CO2 का. CO2 का, ठीक है। जैसे ही CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फौरन ही ये क्या काम करेंगे, एक सिग्नल देंगे। किसको? रिदम सेंटर को, कि आप क्या करें, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करें, वरना CO2 एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगा बॉडी में। बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. किसके लिए सेंसिटिव है ये? CO2 और H के लिए। एच पोस्ट। When the concentration of CO2 or H increases, this sends signal to respiratory rhythm center, and in turn the respiration rate Decrease. increases, ठीक है। CO2 बढ़ेगा तो रेस्पिरेशन भी तो बढ़ना चाहिए, तभी तो आप जल्दी जल्दी CO2 को बाहर निकालोगे, हाँ या ना? यस सर। यस सर। है ना? तो जब CO2 बढ़ता है तो एक कीमो सेंसिटिव एरिया क्या काम करता है, सिग्नल देता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या करता है, इंक्रीज रेस्पिरेशन। अब देखिए इसमें, इस एरिया में देयर इज नो रोल ऑफ O2। बात समझ में आई? इनसिग्निफिकेंट है, नो तो नहीं कहेंगे, मगर उतना ज्यादा नहीं है। महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। Yes. चले, इसको समझ लिया आपने? यस सर। यस सर। लिखा देते हैं, ठीक है। This area is located adjacent to, किसके पास में होता है? रिदम से। वेरी गुड पायल, रिदम सेंटर, ठीक है। यस सर। They are highly sensitive to, CO2। बस H plus I. H+I, CO2 and एच प्लस। H, प्रोटॉन्स के लिए, ठीक है। Increase in their concentration, increase in these का मतलब CO2 और H, ठीक है। In these concentration result in activation of this center, activation of this मतलब chemosensitive area, this area which sends signal to, Rhythm. बिल्कुल सही कहा, सिग्नल टू रिदम सेंटर। देखो स्पेलिंग गलत हो गई फिर से, रिदम सेंटर रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ Respiration. रेस्पिरेशन। वेरी गुड, ठीक है बच्चा लोग। यस सर। यस सर।
of respiration, no role of oxygen found. यहाँ लिख दे रहा हूं जिससे कि आपको याद रहे ऑक्सीजन फाउंड। ठीक है बच्चों, लिख लो इसको। Done, sir. Done, sir. Sir, 1 minute. लिखो Done, लिखो sir. आराम से लिखो। Done, sir. ठीक है, Done, sir. लिख लिया बच्चों सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलें देखें अब आप, अगला है आपका सी, तो अब आएगा बेटा डी। देखिए एओर्टिक आर्क, एओर्टिक आर्क समझते हैं? एओर्टा होता है ना, इस तरीके से दिल में बना होता है यूं करके, याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, और ऊपर उसके बहुत सारी आर्टरीज जा रही होती हैं हार्ट के ऊपर, और यहाँ पे नेक से जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है हेड को, वो कौन सी है? आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी। तो उन पर ये हमने बना दी कैरोटिड आर्टरी दो जगह। ये क्या है बेटा? दिस इज एओर्टिक आर्क एंड दिस इज व्हाट? कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, इन दोनों पे बेसिकली कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? Chemoreceptors. Chemoreceptors. कीमो रिसेप्टर समझते हो ना? Yes, sir. ये मान लीजिए मैंने बना दिए कीमो रिसेप्टर। ठीक है, अब ये जो कीमो रिसेप्टर हैं, दीज आर सेंसिटिव फॉर लो O2 कॉन्सेंट्रेशन। किसके लिए सेंसिटिव है? Low O2 concentration. यानी कि जब भी लो O2 कॉन्सेंट्रेशन होगा तो कौन एक्टिवेट हो जाएंगे? कीमो रिसेप्टर ऑन द एओर्टिक आर्च एंड Carotid artery. Carotid artery. कैरोटिड, CAROTID, है ना? थोड़ा और साफ लिख दे रहे हैं इसको, अब सही है? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो जब भी O2 का कंसंट्रेशन कम होगा, ठीक है, ब्लड में, भाई ब्लड के जरिए तो जाएगा यहाँ पे, है ना बच्चों? ब्लड ही तो घूमेगा यहाँ। Yes, तो sir. फौरन ही कौन से रिसेप्टर एक्टिव हो जाएंगे? जो रिसेप्टर आपके कहाँ प्रेजेंट है? एओर्टिक आर्क में एंड कैरोटिड आर्टरी में। बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. भाई एक्टिव होने से काम नहीं चलेगा, इन्हें क्या करना पड़ेगा बच्चों? एक सिग्नल देना पड़ेगा। किसको? रेस्पिरेटरी सेंटर को, कि O2 कम हो गया है, आप एक काम करें, तेज करें रेस्पिरेशन, जिससे कि हमें O2 ज्यादा मिले। बात समझ में आ गई? Yes, sir. मान लीजिए कोई लिफ्ट में बंद हो गया और लिफ्ट में ऐसी कोई एरिया नहीं था जहां से ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके, ठीक है? बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो क्या करता है वो? सांस तेज लेता है ना। Yes, sir. जब भी CO2 बढ़ेगा या O2 घटेगा तो आपके बॉडी में रेस्पिरेशन रेट Increase. इंक्रीज ठीक है बेटा? Yes, sir. लिखा दें इसको। The receptors in aortic arc and carotid artery are sensitive to, किस लिए सेंसिटिव है ये बेटा? Less low oxygen concentration. लो O2 concentration। ठीक है बच्चे? Yes, sir. ठीक है। When the O2 concentration decreases, they send signal to Rhythm, sir. Yes. very good, send signal to respiratory centers and respiration Increases. increases। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes. sir. रेस्पिरेशन क्या कर जाता है बच्चों? Increase. इंक्रीज कर जाता है। ठीक है बेटा, चलिए लिखिए इसको। Done, sir. Done, sir. Done, sir. लिख लिया बेटा सबने? No, sir. लिखो बच्चों, आराम से लिखो।
कोई जल्दी नहीं, बस थोड़ा सा टॉपिक और रह गया, चैप्टर खत्म। Done, sir. डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्या पढ़ेंगे बच्चों? Respiratory disorder. हाँ, क्वेश्चन का चलो कोई बात नहीं। पहला है अस्थमा, सबने नाम सुना होगा इसका, ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसने नाम नहीं सुना हो, ठीक है। देखो आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में उसमें ट्यूब्स पाए जाते हैं जिनको हम ब्रोंका या ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, है ना बच्चों? Yes. Yes, sir. ब्रोंकाई Yes, और sir. ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। मान लीजिए किसी वजह से भी, कोई भी वजह है ना, किसी भी वजह से वो क्या हो रहे हैं, इन्फ्लेम कर गए, सूजन आ गई उस पे, है ना? बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अब ये आपके ब्रोंक्यूल है, ठीक है, ये इसका ल्यूमन है। ल्यूमन समझते हो? Yes, खाली sir. जगह, है ना? अब यहाँ पर क्या हुआ, एक तो इन्फ्लामेशन आ गई, दूसरा डिपोजिशन हो गया किसी चीज का, जैसे मान ली कैल्शियम डिपॉजिट हो गया, फैट डिपॉजिट हो गया, कुछ भी डिपॉजिट हो गया, तो नाउ द ल्यूमन विल बिकम स्मॉल। कैसा हो जाएगा बच्चों? Small. स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो कंडीशन होती है जिसमें आप जिसमें ब्रोंकाई जो है इन्फ्लेम कर जाती है, और जब इसमें से सांस ली जाती है तो एक सीटी जैसी साउंड आती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, व्हीजिंग साउंड, ठीक है। पहली चीज तो क्या होगी, जब ये ल्यूमन छोटा हो जाएगा तो एयर के आने जाने का पैसेज भी कम हो जाएगा, Yes, sir. ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या आएगी, पहली डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, पहली चीज ये हो गई। क्यों भैया, क्यों ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हुई? ड्यू टू, Small size of lumen. वेरी गुड, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ल्यूमन, और हम इसको लिखते क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल, ठीक है बच्चा लोग? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो इसमें साउंड कैसी आती, व्हीजिंग साउंड, ठीक, Yes, sir. ठीक है। अब देखिए कहीं दूसरी जगह लिखा हो ब्रोंकाइटिस, टिस का मतलब भी क्या होता है बच्चों, जैसे कहीं टिस लिखा है किसी वर्ड के आगे, जैसे फेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, टिस का मतलब होता है स्वेलिंग और, Inflammation. वेरी गुड साहिल, इन्फ्लामेशन। इतनी बात समझ में आई? Yes, Yes, sir. sir. तो ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या हो गया, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, क्लियर? Bronchi. Yes, sir. हम इसको लिखेंगे इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि भाई सर आपने ये बताया यहाँ पर भी इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई है, अस्थमा में भी, और दूसरा कहाँ बताया हमने, Bronchitis. Bronchitis. ब्रोंकाइटिस में। चार नहीं होता, एक बात ध्यान रखना है कि हम लोग बायो में सबसे कम इसको क्या पढ़ते हैं बेटा ज्यादातर, Cough. है ना? जैसे ये लिखा है ब्रोंकाइटिस, चाइटिस नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है। Yes, sir. हाँ, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई दोनों में हो रहा है, पर यहां पर क्या है, एक कंडीशन और आ जाती है, रेगुलर कफिंग, खांसी साथ में रहती है, तो इसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकाइटिस। यूजुअली ये जो ब्रोंकाइटिस होता है दैट इज ड्यू टू सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मगर ऐसा अस्थमा में नहीं नहीं। होता। बात समझ में आया?
बैक्टीरियल Yes, sir. इन्फेक्शन की वजह से क्या रहता है, रेगुलर कफिंग रहती है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, कहते हैं सीना जकड़ गया है, ये सब चीजें रहती हैं। ठीक है बेटा, चलिए इसको लिखिए। Done, sir. Done, sir. डन, Done, sir. चलिए आगे लिखिए। नंबर 3 एम्फाइसेमा। ठीक है, अब मान लीजिए ये है एल्वेलाई और ये क्या है बेटा, एल्वेलर की वॉल। ठीक है, इनके ऊपर बहुत सारी क्या लिपटी रहती है बच्चों, Blood vessels. ब्लड वेसल, है ना। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कहीं से ये वॉल डैमेज हो रही है, यहां डैमेज हो गई, यहां डैमेज हो गई, यहां डैमेज हो। अब बताओ, जब ये डैमेज हो जाएगी तो यानी कि रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो जाएगा या नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एल्वुलर वॉल का डैमेज होना क्या बता रहा है बेटा, कि रेस्पिरेशन का सरफेस कम हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहूं, ये क्या है बच्चों, इंटेस्टाइन में क्या पढ़ाए थे मैंने, विलाय। ठीक है, अब मान लीजिए विलाय खराब हो रही है, यहां से इधर से खराब हो रही है, इधर से खराब हो रही है, तो यानी कि एब्जॉर्प्शन का सरफेस कम हो गया, क्योंकि विलाय का काम क्या है बच्चों, एब्जॉर्प्शन। सिमिलरली एल्वुलाई की अगर वॉल खराब होगी तो किसका सरफेस कम होगा, रेस्पिरेटरी सरफेस। वेरी गुड, शाबाश। रेस्पिरेटरी सरफेस आपका कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। बात समझ में आई? इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सिगरेट, हाँ अक्षित, क्या वजह है इसकी बेटा? स्मोकिंग, स्मोकिंग, है ना। सिगरेट स्मोकिंग जो होती है वो बहुत बड़ी वजह है। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू Health. हेल्थ, वेल्थ एंड एवरीथिंग, है ना, सबके लिए नुकसानदायक है। चलें लिख लें बेटा। Yes, sir. तो एम्फाइसीमा में क्या हो रहा है, alveolar wall gets damage result in decrease Decrease in respiratory surface. very good Mansi, decrease in respiratory surface। common cause, सबसे कॉमन कॉज क्या है इसका, Cigarette Smoking. सिगरेट स्मोकिंग। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ इसका पॉइंट? ये Yes, sir. Yes, sir. चलो लिख लो इसको। Done, sir. डन, Yes, sir. Yes, sir. आगे देखते हैं हम अगला। देखो बेटा, अगली डिजीज है, 4 हो गई थी, 3rd, 4th डिजीज है बेटा ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशन किसे कहते हैं, कामकाज, जहां आप काम कर रहे हैं, जॉब। ठीक है, अगर कोई मान लीजिए इंसान ऐसी जगह काम कर रहा है जहां पर उसको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आ रहे हैं, तो उस डिजीज का नाम क्या पड़ जाएगा बेटा, Occupational Occupational respiratory disease. रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जैसे पत्थर घिसने वाली, देखिए। ठीक है, तो इतना ज्यादा जब पत्थर घिसोगे तो उससे डस्ट निकलेगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो हमारी बॉडी का एक तरीका है कि भाई मान लीजिए, एक फॉर एग्जांपल मैं बहुत नॉर्मल सी बात कह रहा हूं, आप कभी ऐसे शॉप से गए या ऐसे एरिया से गए जहां पर मिर्ची वगैरह बिकती हो, सूखी मिर्ची, मसाले, गए Yes, हैं? sir. है ना, sir. फौरन ही क्या होता है, हम लोग को छींकें आना शुरू हो जाती है। Yes, sir. है ना, कई बार बहुत लगने लगती है, छींकें आना शुरू हो जाती है, उससे अगर पास से गुजर जाओ, पर वहां जो बंदा बैठा होता है वो छींक नहीं रहा होता है, वो बेच रहा होता है, ऐसा ही Yes, sir. है ना। तो एक बॉडी का एक मैकेनिज्म है इम्यूनाइज करने का, बात समझना, डिफेंस मैकेनिज्म जिसे कहते हैं। ठीक है,
अब वो तो इतना नुकसान नहीं दे रहे, मतलब कि जब भी जैसे मान लीजिए पहली बार किसी की जॉब लगी, उसने पत्थर को घिसना शुरू करा, इसमें से डस्ट निकली, उसने क्या करा, या तो स्नीज करना शुरू कर दिया या फिर Coughing. कफ करना शुरू कर दिया। ये डिफेंस मैकेनिज्म है। पर क्या वो इतना ज्यादा डस्ट आ रहा है कि बॉडी उससे कोप ही नहीं कर पा रही, उससे लड़ नहीं पा रही, उसका डिफेंस मैकेनिज्म खत्म हो गया। मान लो 4-5 साल तक वो जो आदमी है कहाँ काम कर रहा है, उस इंडस्ट्री में जहां क्या हो रहा है, पत्थर की घिसाई हो रही है, ठीक है। तो अब क्या होता है, वहां पर एक कंडीशन पैदा हो जाती है लंग्स में, जिसको हम कहते हैं फाइब्रोसिस, ठीक है। आपको मालूम है कि जो एल्वियुलर की जो वॉल है, आउटर वॉल किसकी बनी है, येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, याद आ रहा है। यस सर। उसका क्या होने लगता है, प्रोलीफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, ठीक है बेटा। ये जो कंडीशन है प्रोलीफरेशन, इससे क्या होता है, आपके लंग्स को बहुत जबरदस्त डैमेज होता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई भी इंसान ऐसी इंडस्ट्री में काम करे तो क्या लगा के करे, मास्क। मास्क, ठीक है। यस सर। ठीक है, पर यहाँ पे हम एक बात अप्लाई नहीं कर सकते, क्या, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, बिकॉज उसको तो बेचारे को पत्थर के साथ काम करना ही है। क्लियर, यस सर। ये समझ में आ गया। यस सर। तो हम लिखते हैं पीपल वर्किंग इन ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज are more likely to suffer from this disease, ठीक है बेटा, are यस सर। more likely to suffer from this disorder, ठीक है। यस कोई दिक्कत बेटा, No, sir. ठीक है। लॉन्ग एक्सपोजर टू डस्ट, कम से कम 4 से 5 साल का हो, ठीक है, कैन लीड टू proliferation of, very good, fibrosis, fibrous tissue, ठीक है। ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, इसका नाम लिखते हैं बीमारी का, यस सर। फाइब्रोसिस, है ना, फाइब्रोसिस, ठीक। इनहेलेशन ऑफ केमिकल्स बोल सकते हैं, ये केमिकल तो जा ही रहा है बेचारे के अंदर, ठीक है पायल। यस सर। कॉज सीरियस लंग डैमेज, ठीक है बेटा। अब एक होमवर्क दे रहा हूं, एक बीमारी है जिसका नाम है एस्बेस्टोसिस, ठीक है, इसके बारे में मुझे बताएंगे आप लोग, ठीक है। एस्बेस्टोसिस ये हमने फाइब्रोसिस पढ़ा, अगला एस्बेस्टोसिस, ठीक है बच्चों, लिख लो इसको फिर आगे यस समझें। सर। लिख लिया सबने, यस सर। यस सर। चलो Yes, फिर sir. सर बैक स्लाइड दिखा। इससे पहले वाली और डन सर। नहीं सर, यही वाली। चलो बस 2-4 बातें और। हाइपोक्सिया, हाइपो मतलब कम, हाइपो का मतलब क्या होता है बच्चों, कम, ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन, तो इसको क्या लिखते हैं, लो O2 इन, या लो O2 सप्लाई टू टिश्यू, या लो O2 इन ब्लड, एक ही बात है ना, सप्लाई टू टिश्यू, ठीक है बच्चों, ये क्या कहलाएगी, हाइपोक्सिया। दूसरा, ये क्या लिखा है, एस्फिक्सिया, इसमें क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2। ठीक है बेटा, लिख लो बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन दिया था, यस सर।
हाँ, क्या दिया था मैंने क्वेश्चन, मुझे याद आ गया। So which gas can hemoglobin is oxidized by which gas and what chemical is formed? बताएं। Sir, hemoglobin oxidized by carbon dioxide gas and compound formed is carbaminohemoglobin. कार्बोहेमोग्लोबिन। ओके, एनी अदर गैस? और कोई? साहिल, पायल, स्नेहा, निशांत, देवेश, रुचि। मैथ हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है। कौन बता रहा है? Sir, Fe3 से रुचि बोल रही है। सर महक। महक, महक बेटा, हाँ बताओ। सर मैथ हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है और वो हार्मफुल होता है। यस, मेथ हेमोग्लोबिन फॉर्म होता है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ hemoglobin by which gas? Methane. CO2. Ozone. Okay, some gases like ozone oxidize hemoglobin and form मेथियोग्लोबिन। ठीक है, और इसी वजह से इनको हम लोग क्या कहते हैं, इन गैसेस को एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट। क्या बोलते हैं इनको? एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट। Pollutants. ठीक है बेटा, चलिए, तो यहां पर आके आपका चैप्टर खत्म हो गया है। एक दो क्वेश्चन कर लो, देन आई विल लीव यू। ठीक है, यस सर। Yes, sir. हिकअप जानते हो बेटा? Yes, sir. हिचकी Yes, sir. Yes, sir. is due to एक्टिविटी ऑफ। हिकअप किसकी एक्टिविटी की वजह से होते हैं? नंबर 1, इंटरकोस्टल मसल। नंबर 2, फूड इन एयर ट्रैक्ट। नंबर 3, डायफ्राम। एंड नंबर 4, लो O2 इन एनवायरमेंट। ठीक है, पोल दे रहा हूं बेटा, चलिए करिए। Done, sir. डन, बाकी बच्चों को भी करने दो, अभी तो बहुत टाइम डन है। सर। डन सर। Done, sir. हाँ कर ले, ठीक है ठीक है, और लोगों को भी करने दो। ठीक है, ठीक है, ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर लगाया है। क्या आंसर है बेटा? डायफ्राम। 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 डायफ्राम आपका क्या करता है, बार बार इस क्या होता है, फ्लैट से क्या होने लगता है, सॉरी डोम से क्या होने लगता है, फ्लैट। फ्लैट। और जितनी बार ये फ्लैट होगा उतनी बार आपको क्या आएगा, हिकअप। क्लियर? यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे। ओके, when CO2 concentration increases, जब CO2 का concentration बढ़ जाता है, ठीक है, ब्रीदिंग, पहला ऑप्शन, इंक्रीजेस, स्टॉप, डिक्रीजेस
नो इफेक्ट। चले करें बेटा। डन सर। बोला नहीं बोला नहीं बता, है ना। इस पे पोल वाले पे मत बोलो, ठीक है। आप आराम से करके बैठ जाओ, ठीक है बच्चों। आप कर लीजिए, हाँ बिल्कुल आराम से पॉइंट लगा के बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाए। चलो बच्चों, सफिशिएंट टाइम दे दिया मैंने। क्या आंसर है बेटा? increases. इंक्रीज। ओके बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये रहा। हीमोग्लोबिन शो मैक्सिमम एफिनिटी टू। हीमोग्लोबिन किसके लिए मैक्सिमम एफिनिटी शो करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और अमोनिया। चलो बच्चों, कर लिया बच्चों? यस Yes, सर। sir. ठीक है, क्या आंसर दिया आप लोगों ने? कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादा है, उसके बाद फिर CO2 और फिर आपका O2। इसकी तो बात ही नहीं करनी है, ठीक है। तो मैक्सिमम किससे एफिनिटी शो करेगा? सबसे ज्यादा लगाव किससे? कार्बन आपने मोनोऑक्साइड। सुना होगा कि भाई वो अंगीठी लगा के सोए थे और सुबह वो जिंदा नहीं बचे, मतलब वो का मतलब कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अंगीठी से क्या निकल रहा था? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये ब्लड के साथ मिक्स होती रही। अब वो इतनी गहरी नींद में थे, उन्हें पता नहीं लगा, है ना। और फिर इट कॉज डेथ। हाँ, है ना। चलो फिर बच्चों, मंडे को नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन नहीं, आपका तो बॉटनी होगा, तो हम एनाटॉमी पढ़ेंगे और देन जब भी थर्सडे को बॉडी फ्लूइड्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चा। यस सर। चलो फिर अपना ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर बेटा। गुड नाइट सर। बाय, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर।